हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने सेल चैप्टर के पार्ट 3 को लेकर के आए हैं। और कल तक हमने पार्ट सेकंड तक वीडियो में समझा कि सेल वॉल क्या होती है। फिलहाल में टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पे पार्ट थर्ड को कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे सेल का अगला पार्ट है। देखिए, कल हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आपसे पूछ लेते हैं, जैसे सेल वॉल क्या होती है, ये किन में पाई जाती है, ये मैंने पढ़ाया। शेप्स ऑफ सेल, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल कौन कौन सी, सबसे बड़ी सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सी है, सबसे छोटी सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सी है, इसके जवाब आपको देने हैं। और पूरे अर्थ पर सबसे बड़ी लिविंग सेल कौन सी है, सबसे छोटी लिविंग सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है। तो इन बातों के आपको जवाब देने हैं। फिलहाल में हम ये सब बातें कर चुके हैं अपने पार्ट सेकेंड में। अभी पार्ट थर्ड को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्ट थर्ड में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम यहां स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए चीजें। जैसे मैंने बताया था, एनिमल सेल और प्लांट सेल दिखने में अलग अलग हो सकती है। एनिमल सेल जो होती है वो कुछ यूं दिखती है, यानी ये आउटर वाला हिस्सा है, ठीक है ना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हम आपको ऐसे समझा सकते हैं, इस तरीके से जो मैंने कल बनाया था, तो वो एक ही बात है। ये सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, वैसे वॉल कहेंगे, सॉरी, सेल वॉल है। ये अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और बीच में न्यूक्लियस होता है, यहां पर भी न्यूक्लियस है। तो ये इस तरीके से कुछ बना रहे थे अब, सॉरी, ये तो एनिमल सेल में बना दिया। प्लांट सेल में ऐसा होता है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, बाहर की सेल वॉल होती है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। तो इतनी बात हमने आपको बताई थी। तो आपको ये तो क्लियर ही होगा कि प्लांट सेल का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे एनिमल सेल की अपेक्षा प्लांट सेल में, या प्लांट सेल की अपेक्षा एनिमल सेल में। यानी प्लांट्स और एनिमल्स ये ऑर्गेनिजम्स ही डिफरेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों है, हालांकि दोनों लिविंग बीइंग में आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज, क्वालिटी वाइज, फंक्शन वाइज ये डिफरेंट है। प्लांट्स का स्ट्रक्चर काफी अलग होता है एनिमल से, दैट्स व्हाई एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम अलग अलग सेपरेटेड पढ़ रहे होंगे। इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो अभी हम जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, वही स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो कल हमने आपको हिंदी में समझाया था कि सेल जिन जिन पार्ट से मिलकर बनी है, जिन बेसिक पार्ट से मिलकर बनी है, वही स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हम पहले समझने वाले हैं। जैसे ऐसे ही बता देते हैं, ओरली बता देते हैं। सेल के पास अपनी एक सेल वॉल होती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है, बताया था। फंजाई में पाई जाती है और बैक्टीरिया में पाई जाती है। एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती, एब्सेंट होती है। फिर आती है सेल की मेम्ब्रेन, ये एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। फिर आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्र को कहते हैं। ये हमारे सेल का कंट्रोल सेंटर बोला जाता है। तो ये तो होना ही आवश्यक है, इसका होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों में, बोथ सेल्स में पाई जाती है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसी चीजें ये हमारी सेल के अंदर होती है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर जो हमारा तैयार कर रही है सेल का, वो कंपोनेंट्स पहले हमको समझने हैं। तो फिलहाल में हम सेल वॉल की बात कर चुके थे कल के वीडियो में, अभी हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन, चलिए कौन सी सेल बनाए, प्लांट सेल या एनिमल सेल? चलिए दोनों सेल बना देते हैं, एनिमल सेल भी बना देते हैं और प्लांट सेल भी बना देते हैं। फिर से एक बार इरेज करके दोबारा से बना देते हैं। एनिमल सेल दिखने में हल्का सा राउंड बनाएंगे आप, और प्लांट सेल को आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। दो लेयर्स क्यों बनाई आपको बार बार नहीं बताएंगे, क्लियर हो गया होगा। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की सबसे आउटर लेयर कहलाती है, और इसकी सबसे आउटर लेयर होती है सेल की वॉल। इसमें सेल वॉल क्यों होती है, चाहिए बताइए, सेल वॉल होती क्यों? प्लांट्स को दिन भर खड़ा रहना है भाई, दिन भर एक ही जगह पे ऐसे खड़ा रहना है, ठीक है। तो उनके पास एक रिजिड ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे, उसकी सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे। अपने को दिन भर नहीं खड़ा रहना है। हम लोग तो रेस्ट भी कर लेंगे, सो भी जाएंगे, लेट भी जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, लेकिन प्लांट को दिन भर
एक ही पोजीशन में रहना है, इसलिए उनमें सेल वॉल होती है, अपने में नहीं होती सेल वॉल। उसके बाद सेल की मेम्ब्रेन, ये प्लांट सेल में होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, हम आज इसी की बात करेंगे, और बीच में तो न्यूक्लियस होता ही है। तो अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? सेल वॉल का हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा टॉपिक समझ चुके हैं सेल वॉल का। अभी हम सेल मेम्ब्रेन, या जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, इसको हम समझने वाले हैं। इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इस वाले लेयर को। प्लांट सेल में ये अंदर होती है और एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर यही होती है। और प्लांट सेल में सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है भाई? प्लांट सेल में सबसे आउटर लेयर सेल वॉल होती है। एनिमल सेल की सबसे आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी आप समझ गए होंगे, तो हम सेल मेम्ब्रेन लिख करके इस टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन, या जिसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली बात तो ये कि ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता है कि ये प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है सभी सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सभी में प्रेजेंट होती है। इसको सभी में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, वेदर इट इज एनिमल और प्लांट, दोनों ही सेल में प्रेजेंट रहती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है। ठीक है, और अच्छा इसका क्या पॉइंट बनेगा और बताइए? ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। लेकिन ये आउटर मोस्ट कवरिंग किस में होती है? सबसे बाहरी कवरिंग किस में है? याद करिए, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? एनिमल सेल में। आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल ये होती है, इन एनिमल सेल। बट ये प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होती है। ये सेल वॉल के बाद अंदर कवरिंग में आती है। ठीक है ना, अंदर की कवरिंग में आती है। इसका काम होता है कंटेंट को होल्ड करना। ठीक है ना, अंदर के कंटेंट को होल्ड करना। तो आप देख सकते हैं इनर कंटेंट होल्डिंग, ये इसका काम है, इनर कंटेंट को होल्ड करना। ठीक है ना, जैसे आप समझ लीजिए। एक बात और, ये लिविंग होती है, सबसे मेन पॉइंट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि ये लिविंग होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिविंग होती है। अच्छा, सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है। ठीक है ना, वो नॉन लिविंग थी, और ये कैसी होती है? लिविंग होती है। ठीक है, अभी हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को एक साथ भी लिख देंगे, जिससे आपको चीजें कुछ क्लियर हो जाए। अच्छा, लिविंग होती है, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, सेल वॉल किससे बनी थी? याद है सेल वॉल किससे बनी थी? सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये बनी होती है मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ, कुछ भी लिख लीजिए आप, मेड अप ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बनती है। किससे? लिपिड्स से और प्रोटीन से। याद रखना, इनकी बाई लेयर होती है, ये बाई लेयर से मिलकर बनती है। अब बाई लेयर क्या है? अभी हम आपको एक मॉडल समझाएंगे, उसमें हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, उसमें हम चीजों को बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनती है, जो बाई लेयर होती है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बाई यानी टू लेयर, दो लेयर होती हैं। ठीक है ना, लिपिड्स की, जिससे ये मिलकर बनती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतनी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां लिखने जा रहा हूं, इसको देखिएगा। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या है? कोई टेंशन, कोई चिंता का विषय नहीं है। सेलेक्टिवली परमिएबल होता क्या है? ऐसा कोई पॉइंट मैंने आपको सेल वॉल में तो पढ़ाया नहीं, लेकिन अब बताऊंगा। सेल वॉल होती है फ्रीली परमिएबल। ये फ्रीली परमिएबल होती है। सेल वॉल जो होती है ये फ्रीली परमिएबल होती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ही आप देखिए, कुछ समझिए, इस चीजों को तोड़िए। सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड, परमिएबल यानी परमिशन देना, ऐसे समझ लीजिए। बेसिकली सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कुछ सेलेक्टेड चीजों को परमिशन देना अंदर और बाहर जाने की।
क्या बताया मैंने? सेल के अंदर कुछ मटेरियल्स या कुछ पार्टिकल्स, ठीक है ना, किसी भी मैटर के जो चीज जरूरी होगी अपने लिए, सेल के लिए जो चीजें जरूरी है, उन मटेरियल्स को वो अंदर लेगी, बाहर भी फेंकेगी, तो वो कुछ सेलेक्टेड चीजों को अंदर लेगी। बस यही है सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका ये काम होता है। ये लिविंग है तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेल वॉल नॉन लिविंग थी तो वो फ्रीली परमिएबल होती है। मैंने पॉइंट लिखा नहीं तो नोट कर लीजिएगा, ये फ्रीली परमिएबल होती है। कल के क्लास में मैंने आपको सेल वॉल बताया था, तो आप एक बार जाके वापस देखिएगा। तो सेल वॉल कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल मतलब, चलो दोनों में थोड़ा सा अंतर बताते हुए चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं। जैसे एक इंसान की हवेली बनी हुई, बड़ी सी हवेली, उस हवेली के अंदर, ठीक है ना, काफी सारी कीमती चीजें रखी हुई हैं, और हम एक गार्ड जो है हायर करते हैं। गार्ड होता है ना बाहर जो रखते हैं हम लोग, तो एक तो हम क्या करते हैं, एक पुतला बैठा देते हैं, ठीक है ना, और एक जगह हम जो है एक लिविंग आदमी, एक नया मतलब एक जीता जागता आदमी जो है खड़ा कर देते हैं, और एक जगह हम गार्ड ऐसे ही कोई भी पुतला खड़ा कर देते हैं। तो अभी ये बताइए, कोई भी चोर आता है तो वो लिविंग वाला आदमी जो मतलब जिंदा आदमी जो खड़ा हुआ है, वो तो हमको बताएगा ना करके कि भाई आपके यहाँ पे चोरी होने वाली है या चोरी हो रही है, आपके यहाँ चोर आए हैं, बताएगा ना ये बात। क्यों? क्योंकि वो आदमी है, बोलेगा। लेकिन क्या वहीं पर एक जगह पर पुतला बोल सकता है? नहीं। तो कुछ आप ऐसे ही समझिए, सेल वॉल नॉन लिविंग है तो एक तरह का पुतला है। कोई भी चीज अंदर जा रही हो बाहर जा रही हो, उसे कोई मतलब नहीं। कोई भी आदमी कोई भी चोरी करने के लिए अंदर जा रहा है, उसे कोई मतलब, फ्रीली परमिएबल है, कोई परमिशन नहीं मांग रहा है, ठीक है ना, वो ना परमिशन दे, रख दीजिए उसको, आओ जाओ कोई मतलब नहीं। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो लिविंग है। इतनी बात क्लियर है? तो वो कुछ चीजों को ही अंदर जाने देगा, बाहर आने देगा, ठीक है ना। तो ये सेलेक्टेड कुछ सेलेक्टेड, चुनिंदा, सेलेक्टेड या स्पेसिफिक बोल लो, स्पेसिफिक पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जाने देगा, ठीक है ना, परमिशन देगा। सेलेक्टेड या स्पेसिफिक पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। इससे आपको याद आ जाएगा कि कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर बाहर जाने आने देता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि ये कैसी है? ये कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने आपको बताया मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा, कुछ सेलेक्टेड चीजों का मूवमेंट ही करने देगी। यानी हर चीज का मूवमेंट नहीं अंदर होगा, अंदर या बाहर कोई हर चीज नहीं जाएगी, सेलेक्टेड चीजें ही अंदर बाहर जाएंगी। क्लियर है? तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये हेल्प करती है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कुछ ही चीजें अंदर बाहर जाएंगी आएंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपके समझ में आई? सेल मेम्ब्रेन आपको क्लियर हुआ? सेल मेम्ब्रेन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। सारी सेल्स में पाई जाती हैं, एनिमल और प्लांट दोनों में ही। आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की, इनर कंटेंट को होल्ड करने का काम करती है, लिविंग होती है, बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। किससे बनी है? लिपिड्स और प्रोटीन। लिपिड्स क्या है? फैट्स लिपिड्स कहलाते हैं, फैट्स। प्रोटीन्स आपको पता ही है, तो प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बनी होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही, कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स या मटेरियल्स को ही अंदर या बाहर जाने आने की परमिशन देती है। तो बस यही है सेलेक्टिवली परमिएबल। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करती है। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अच्छा, कभी आ जाए कि बताओ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है, कुछ चीजें पूछ ले, फर्क पूछ ले कि बताओ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है, डिफरेंशिएशन पूछ ले। बहुत इजी है, सेल वॉल पढ़िए, सेल मेम्ब्रेन पढ़िए, जो सेल मेम्ब्रेन में ना मिले और सेल वॉल में मिले तो बस वही डिफरेंस। क्लियर है? जैसे सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड्स प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये अंतर हो गया, ठीक। सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? लिविंग है। ये अंतर हो गया। सेल वॉल कैसी है? रिजिड है। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? रिजिड है नहीं, फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल होती है। हर बात लिखने की आवश्यकता है नहीं, कुछ बातें आपको खुद से भी समझनी है। ये लिविंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये सब चीजें माइंड में अपने आप क्रिएट हो जाती हैं जब आपको कुछ उसका आइडिया मिलता है कि किस तरीके से उसका डायग्राम है, क्या है, तो अपने आप ही कुछ चीजें अपने आप बन के सामने निकल के आ जाती हैं। तो सिमिलरिटी या डिफरेंसेस पूछे तो आप अपने बेसिस पे बता सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। क्लियर है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों चीजें। सेल वॉल फिलहाल में कल किया था कवर, और आज हमने सेल मेम्ब्रेन कवर कर लिया। क्लियर है? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल बहुत अच्छा सा पूछा जाता है। सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल पूछा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं
फ्लूइड मोसैक मॉडल। फ्लूइड मोसैक मॉडल ये क्या है? तो देखो, फ्लूइड मोसैक मॉडल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना, एक फ्लूइड और एक मोसैक। मोसैक क्या होता है? मोसैक एक पैटर्न टाइप चीज है, एक पैटर्न है। कैसे समझा? देखिए ऐसे समझिए, फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड होती है। फ्लूइड बोले तो वो लचीली है, वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए उसको फ्लूइड बोला गया। ठीक है ना? यानी वो मूवमेंट कर सकती है, वो बिल्कुल रिजिड नहीं है, वो अपने आप को थोड़ा सा शेप चेंज कर सकती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा। तो वो वही, इसे नाम दे देगा फ्लूइड। मोज़ैक बोले तो कैसा पैटर्न? अब पैटर्न आपको समझाते हैं, चलिए बताते हैं। अच्छा बताइए, सेल मेम्ब्रेन बनी किससे है? तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। क्या है, समझ रहे हैं इस बात को? तो देखिए, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में क्या बताया गया है कि जैसे ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, तो यहां पर ये मान लीजिए, ये मान लीजिए आपके इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या मैं बना रहा हूं, ये आपको समझा देता है। ये मान लीजिए ये पूरी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे करके, समझ रहे हो? तो ऐसे ही पूरा चलता चला जाएगा। ये क्या बना रहे हैं? ये लिपिड्स हैं। ये क्या है? लिपिड्स हैं। ये भी क्या है? लिपिड्स हैं। आपको याद होगा मैंने बोला था बाई लेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? बाई लेयर। बाई यानी दो, दो लेयर से ऐसे बनी होती है। तो देखो दो लेयर है, एक लेयर ऊपर है लिपिड्स की, एक लेयर लिपिड्स की नीचे है या नहीं है? और इसके बीच बीच में प्रोटीन्स धसे होते हैं। क्या धसे होते हैं? प्रोटीन्स। ये क्या धसे हैं? प्रोटीन्स। इनके बीच बीच में ही प्रोटीन धसे होते हैं। यही पैटर्न प्रोटीन्स के धसे होने का मोसैक कहलाता है। और फ्लूइड बोले तो ये लचीली है। कैसी है? लचीली है। बाई लेयर से मिलकर बनी है ना, तो ये हिलडुल सकती है। लिपिड से, फैट से मिलकर बनी, ठीक है ना? तो इसीलिए ये कैसी लचीली फ्लूइड होती है। तो बस यही है फ्लूइड मोसैक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है, कैसे बनी है, इस मॉडल को समझाने के लिए यही समझाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया, जिसका नाम रखा फ्लूइड मोसैक मॉडल। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, किस तरीके से वर्क करती है, दिखती कैसी, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो समझाने वाला जो मॉडल है वही है फ्लूइड मोसैक मॉडल। ये क्लियर है बात? शॉर्ट में समझा दिया। इस तरीके से बनी होती है कुछ ऐसे करके। बाहर भी लिपिड्स होते हैं, अंदर की तरफ भी लिपिड्स होते हैं, ठीक है ना? और इनके बीच बीच में, इनके बीच बीच में क्या धसे होते हैं? बहुत सारे होते हैं। इनके बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसे प्रोटीन धसे हुए होते हैं, प्रोटीन धसे होते हैं। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन का काम क्या होता है आपको पता है? प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर तो सेल मेम्ब्रेन बन रही है, तो इनका यही वर्क है, ठीक है ना? और भी कुछ वर्क है, जैसे कुछ चीजों को अंदर बाहर ले आने में इन्हीं का वर्क रहता है, इन्हीं का काम रहता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिए। इरेज कर देते हैं इसको। फ्लूइड मोसैक मॉडल क्लियर है? ठीक। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो आगे वाला पॉइंट भी मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन। देखो, मेम्ब्रेन के जो मेम्ब्रेन होती है ना, कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी? लिविंग है। वो मॉलिक्यूल्स या किसी मटेरियल्स को अंदर बाहर, कुछ सिलेक्टेड चीजों को अंदर और बाहर करने में मदद कर रही है। क्लियर है ना? कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही, चुनिंदा चीजों को ही अंदर ले सकती है, परमिशन दे रही है। तो अगर वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को अंदर बाहर ले रही है, तो वो किस तरीके से ये काम कर पा रही है, उसके अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। यानी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर से कुछ चीजें अंदर, अंदर से कुछ चीजें बाहर जो जा रही हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू जा रही हैं, कैसे जा रही है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रहा है, तो हमको इसी को समझना है। तो फिलहाल में हम इसको बहुत अच्छे से डिवाइड करते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ना अक्रॉस मेम्ब्रेन, ये कितने तरीके के हो सकते हैं। तो हमने बोला ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके से हम मेम्ब्रेन के आसपास के जो ट्रांसपोर्टेशन है ना जो हो रहा है, उसको हमने दो तरीके से बांटा है। एक को हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे भाई? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतनी बात अच्छा क्लियर है क्या? मैंने बोला एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट
और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतना समझ में आ रहा है? तो एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है ये? तो देखो, पहली चीज, जब कोई मॉलिक्यूल, जब कोई भी किसी भी चीज का मॉलिक्यूल, मैंने क्या बोला, किसी भी मैटर का कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जो जा रहा है ना, अगर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाए तो मतलब वहां पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और वहीं अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मतलब नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या हुआ, समझे नहीं? चलिए बताते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का मतलब, किसी जगह पर कोई भी चीज ज्यादा है, किसी जगह पर कोई भी चीज ज्यादा मौजूद है, तो वहां से वो चीज हट करके उस जगह पर जाए जहां पर वो चीज कम है, जहां पर वो चीज कम है। अभी इस बात को हम आगे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और कोई भी चीज कहीं पर कम है, वहां से हट करके ज्यादा वाली जगह पे जाए तो इसका मतलब वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर में जा रही है। और कोई भी चीज कहीं पर ज्यादा है, वहां से कम वाली जगह की ओर भागे तो मतलब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही है। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, और इसमें अगला पॉइंट क्या है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। इसमें यस, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और वो भी किसके फॉर्म में होती है पता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपको तो पता है ना, नहीं पता है तो बताते हैं। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिक्वायर होती है। ये मतलब क्या, समझ में ही नहीं आ रहा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या चल रहा है ये? तो समझो, मैंने बताया पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन से जब कोई चीज लोअर कंसंट्रेशन में जाए, इसका अर्थ क्या है? अच्छा सा एग्जांपल देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी ट्रेन के अंदर चढ़े हुए हैं, किसी मेट्रो, आप मेट्रो के अंदर है, मेट्रो के दरवाजे अपने आप खुलते हैं ना, तो मुंबई की मेट्रो है भाई, वहां पर लोग घुसे हुए हैं। ऐसे कैसे घुसते हैं आपने देखा ना, मुंबई की तो लोकल ट्रेन में कितना, तो वहां पे मेट्रो में लोग ऐसे करके घुसे हुए हैं भयंकर तरीके से। तो आप ऐसे दरवाजे के पास में हैं एकदम चिपके हुए से कि दरवाजा खुले और आप बाहर गिर पड़े। तो आप इमेजिन करिए, मेट्रो के जिस डिब्बे में हैं आप, वहां पर लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है? हाई है। वहां हायर कंसंट्रेशन है, यानी बहुत सारे लोग हैं, हायर कंसंट्रेशन है। वहां बहुत सारे लोग हैं, हायर कंसंट्रेशन है, वहां पर आप भी मौजूद हैं। जैसे ही गेट खुलेगा तो आपको जगह खाली मिलेगी सब पूरी। जैसे ही गेट खुला, पूरी जगह सामने खाली है, तो आप अपने आप भड़बड़ा के बाहर गिरेंगे जाके, यानी आप चले गए लोअर कंसंट्रेशन में जहां कोई था ही नहीं। तो हायर कंसंट्रेशन से चीज लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट किस तरह के ट्रांसपोर्ट है? जब कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए। ठीक है। क्या एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट हुई? नहीं। जैसे ही गेट खुला आप लड़ा गिर पड़े, आपने एनर्जी नहीं लगाई, अपने आप ही चले गए। अच्छा, उल्टा कर दें, अब आपको कहीं जाना हो, मेट्रो का आप वेट कर रहे हो, मेट्रो के दरवाजे खुले, अंदर तो भयंकर खचाखच भीड़ है, कैसे जाओगे? तो आपको कैसे यूं यूं करके घुसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोअर कंसंट्रेशन में, यानी यहां कोई आदमी नहीं है, यहां आप हैं खड़े हैं इंतजार में कि आप अंदर जाएं, बैठे, और अंदर भयंकर भीड़ है। तो अब आप ऐसे घुस घुस के जाएंगे, आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ऐसे घुस रहे हैं, जा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस सेट कर रहा हूं आपके दिमाग में चीजों को। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आप घुस रहे हैं ऐसे करके, तो क्या आपको एनर्जी नहीं लगेगी? ऐसे करके एनर्जी लगेगी, तो यहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सिंपल। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब कोई चीज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाए। क्लियर है? इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो इतनी बात आपकी क्लियर है? ठीक। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो चीजें हमारे समझ में आई। अच्छा, और क्या है? ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होती है। कैसी होती है? स्लो प्रोसेस। कंपेयर करें अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ये थोड़ी सी फास्ट है। ये प्रोसेस कैसी है? फास्ट है। सर फास्ट, रैपिड क्यों है? रैपिड या फास्ट एक ही बात है। रैपिड प्रोसेस क्यों है? ये फास्ट क्यों है, रैपिड क्यों है? एनर्जी है ना, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। आपने पढ़ा ही होगा,
सेल के अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आगे आप पढ़ोगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, क्लास 10 में भी बताया गया है। तो एनर्जी रिक्वायर होती है और किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज जाती है और यहाँ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में चीज जाती है। ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो है अगर कंपेयर करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसमें नहीं है। और ये रैपिड है, ये थोड़ा फास्ट होती है क्योंकि एनर्जी। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट एक और पॉइंट, एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपके दो एग्जाम्पल आते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। कौन कौन से? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इसमें भी आपके दो एग्जाम्पल आते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। हम आपसे यही कहेंगे कि आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, रिपीट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जब जहां से आपको चीजें लगे कि यहां पर चीजें ज्यादा थ्योरेटिकल हैं तो वहां पर हम ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते चीजों को। कुछ चीजें तो याद रखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। वैसे आपको रटने वाला कोई काम ऐसा करना नहीं है, लेकिन फिर भी तो मेम्ब्रेन के आसपास अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो दो तरीके से हो सकता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब कोई चीज लोअर से हायर में जाए। पैसिव वाले में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, कैसे याद रखोगे? पी से पावर नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। और वो एक्टिव है, एक्टिव से ए से एटीपी की रिक्वायरमेंट है। एटीपी बोले तो जो एनर्जी का करेंसी बोली जाती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी एटीपी बोली जाती है, ठीक है ना। एटीपी क्या है? जहां एनर्जी जहां स्टोर हो रही है, बस एनर्जी जो स्टोर हो रही है अपने अंदर, बस वही एटीपी। तो एनर्जी रिक्वायर होती है, स्लो प्रोसेस है, रैपिड है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इसके दो एग्जांपल अच्छे से याद रखिएगा, ढंग से रट लीजिए। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, डीओ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पैसिव में आते हैं, और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, एंडो और एक्सो याद रखिएगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। इतनी बात क्लियर है आपके? तो इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिर पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम समझने जा रहे हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन किसमें आता है याद है? जिसको याद है बताओ। पैसिव ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म में ना लिख दें बस। डिफ्यूजन किसमें आता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन आता है। किसमें आता है भाई? पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है समझते हैं। तो देखो, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाए। भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, मॉलिक्यूल कहां जाएंगे? हायर से लोअर में कि लोअर से हायर में? हायर से लोअर में। थोड़ा सा बैक करना वीडियो, समझना अगर भूल गए हो तो क्या बोला? याद होगा पहली बात तो, डिफ्यूजन क्या है? एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, आपने एग्जांपल में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन बता रहा हूं, एक मॉलिक्यूल्स का इतना तेज होने वाला एक मूवमेंट, मतलब जल्दी जल्दी से होने वाला एक मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस बोले तो, जिसमें मॉलिक्यूल्स, किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएं, यही कहलाता है डिफ्यूजन। क्लियर है? क्या बोला? एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो किसी भी चीज का, एनी मॉलिक्यूल किसी भी मैटर का, एनी मॉलिक्यूल ऑफ एनी मैटर कहां जाए? हायर कंसंट्रेशन से कहां जाए? लोअर कंसंट्रेशन में। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। एग्जांपल दे दो सर। अरे बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, इसी का एग्जांपल ले लो। सेल की मेम्ब्रेन है, तो सेल की मेम्ब्रेन जो होगी ना, मान लो यहां पर ऑक्सीजन बहुत है, यहां ऑक्सीजन बहुत है, बाहर ऑक्सीजन बहुत है, और इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए अंदर,
अंदर ऑक्सीजन कम है, अंदर ऑक्सीजन कम है, इसको अंदर ऑक्सीजन चाहिए, तो ये कौन सी प्रोसेस से अंदर ऑक्सीजन लेगी? तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइयर है अंदर की अपेक्षा। हाइयर कंसंट्रेशन कहां है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर। तो उस कार्बन जो ऑक्सीजन होगी वो अंदर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है वो क्या करती है, किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी मैटर के किसी मॉलिक्यूल को हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में लाने का काम करती है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में लाने का काम करती है। तो ये यहां पर ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर आ जाएगी। अच्छा, अंदर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी वो बहुत सारी बनी, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी बनी। अब बाहर कंसंट्रेशन कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, अंदर ज्यादा हो गया, तो ये अंदर से बाहर जाएगी सेम प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। तो हमने क्या बोला, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ठीक है ना, या किसी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का अंदर से बाहर जाना। एक और बात, सबसे जरूरी बात तो भूल गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात होती है। सबसे जरूरी बात, सॉरी मैं भूल गया, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने बताया उसमें आप नोट कर लीजिए या फिर ऐसे याद रखिए, कुछ चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। क्या होता है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें मेन पॉइंट छोटे मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स की बात होती है। क्या मैंने बोला, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स की बात होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बड़े मॉलिक्यूल की बात होती है, फूड टाइप की बात होती है, कोई फूड के बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसकी बात करते हैं। मैंने क्या बोला, पैसिव ट्रांसपोर्ट में स्मॉलर मॉलिक्यूल शामिल होते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बड़े मॉलिक्यूल शामिल होते हैं। और बड़े मॉलिक्यूल सामने भाई नीचे से लोअर कंसंट्रेशन से कोई चीज हाइयर में फेंक रहे हो आप, तो बड़ा मॉलिक्यूल अगर आप ऊपर फेंको तभी तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी ना। एनर्जी रिक्वायरमेंट किसमें है, एनर्जी रिक्वायरमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो याद रखिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बड़े मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट में छोटे मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स कह सकते हो आप। तो डिफ्यूजन हमारा किसमें आता है, पैसिव में आता है। तो इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन के छोटे मॉलिक्यूल हैं ये, ठीक है ना, गैसेज हैं ये। तो ये मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे। इतनी सी बात क्लियर है आपके, इतनी बात आपके क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन के बाद हम समझते हैं ऑस्मोसिस को। हमारे दो एग्जांपल्स थे ना पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक था डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है समझिए, सेम है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर भी मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, पहली बात। लेकिन यहां पर किसी सॉल्वेंट की बात कर रहे होंगे। अभी आपको नहीं पता सॉल्वेंट क्या होता है, कोई बात नहीं, सॉल्वेंट हटा दो, वाटर मॉलिक्यूल्स याद रखो, सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी आप सॉल्वेंट आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पानी के मॉलिक्यूल की जब बात आए तो समझ जाना वहीं ऑस्मोसिस काम करेगा, जहां वाटर मॉलिक्यूल्स की बात आई या सॉल्वेंट की बात है। सॉल्वेंट नहीं अभी आपको पता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स याद रखो, ठीक है। तो कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन में से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, लेकिन कोई भी चीज में क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाए, एक और बात, किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू या सीधा कह लो एक मेम्ब्रेन के थ्रू, किसके थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है ना, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक मेम्ब्रेन के आर पार जाए। क्या बोला मैंने, मेम्ब्रेन के आर पार। तो मेम्ब्रेन शामिल होती है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ये मेन पॉइंट लिखिए, इससे ऑस्मोसिस क्लियर हो जाएगा। ऑस्मोसिस क्या है, वही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसे जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाने वाली ये प्रोसेस है। किस चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ले जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को ले जाएगा या सॉल्वेंट को ले जाएगा, लेकिन किसी मेम्ब्रेन के थ्रू। तो पूरी डेफिनेशन को एक साथ बोलो, एक ऐसा मूवमेंट किसी भी वाटर मॉलिक्यूल का या सॉल्वेंट का किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए तो वो कहलाता है ऑस्मोसिस। एग्जांपल अच्छा सा समझिए आप, जैसे ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, सेल की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, कुछ कट तो नहीं हो रहा, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। अभी इसको पानी चाहिए, H2 H2 H2, देखो यहां कितना सारा पानी है,
कितना सारा पानी, अंदर पानी कमी है, अंदर पानी की कमी है, अंदर पानी भाई कम है। तो क्या होगा, ये देखो वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, और मैंने क्या बोला, जब वाटर के मॉलिक्यूल की बात आए और वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आए, वो भी देखो एक मेम्ब्रेन के थ्रू, ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना, तो एक मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन को आर पार कर जाए, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मेम्ब्रेन को आर पार कर जाए और कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही हो, तो वही कहलाता है ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। मतलब वाटर मॉलिक्यूल से सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, वो भी मेम्ब्रेन को पार करके, तो वो कहलाता है ऑस्मोसिस। इतनी बात क्लियर है? ये समझ में आया? तो यानी सेल अपने अंदर जो पानी लेती है वो किस प्रोसेस से लेती है? ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, ठीक है ना। पानी को बाहर करती है कौन सी प्रोसेस से? ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। क्लियर है ये बात? सेल अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को जो ले रही है या सॉल्वेंट को अंदर ले रही है और किसी भी सॉल्वेंट को बाहर कर रही है। सॉल्वेंट टर्म अभी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको सब क्लियर करूंगा, अभी आपको नहीं पता है तो सब क्लियर करेंगे, इतनी बात आप याद रखिए। ऑस्मोसिस क्लियर है? ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं भाई। और इन सब चीजों के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एनर्जी जो है नहीं लगती इतनी, याद रखिएगा ये बात, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारा, हमने पढ़ा था, दो टर्म और पढ़े थे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, यही था ना। ये किसमें आते हैं? दोनों सबको, आपको सबको पता होगा, दिख रहा है ना। हाँ, ये आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। किसमें आते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। दोनों ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं। यानी ये सर किससे जाएंगे? ये जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, ये भी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाते हैं। अच्छा, इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं आते, वाटर मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल ही हैं, गैस के मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल हैं। तो डिफ्यूजन में हमने क्या किया था? गैस के मॉलिक्यूल को, अच्छा एक बात और, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में कोई फर्क पूछ ले तो, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जाती कोई चीज, उसमें मेम्ब्रेन जैसा कोई टर्म नहीं आता कि मेम्ब्रेन को पार कर रही हो, मेम्ब्रेन पार करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। ऑस्मोसिस में टर्म लिखना जरूरी है कि मेम्ब्रेन को पार कर रही हो। अच्छा, एक और चीज आपसे, यही क्वेश्चन आपसे पहले पूछ लेते हैं, इसको भी रोक देते हैं। बताइए, ये सेल है, ठीक है, अगर इसको पानी लेना हो अंदर, यहां पानी ज्यादा है, यहां पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, यहां पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, अंदर पानी है कम, किस प्रोसेस से लेगी अंदर? तो देखो, एक मेम्ब्रेन पार की इसने, एक मेम्ब्रेन को पार करके अंदर आई है। तो जब एक मेम्ब्रेन को पार करके अंदर आ रही है, इट मींस ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस है और वाटर के मॉलिक्यूल शामिल है, मेन चीज तो ये। अच्छा, यहीं पर अगर ऑक्सीजन ले रही होती, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में मैंने आपसे क्या बोला, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या है? गैस के मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से अंदर जाएंगे। और डिफ्यूजन के प्रोसेस में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि यहां पर आप जो है अंदर मेम्ब्रेन के थ्रू आए, या ऐसी कोई बात नहीं लिखी। अब एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हो गया, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहां पर मान लीजिए पानी ज्यादा है सेल के अंदर, यहां पानी ज्यादा है, यहां वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहां पर, और यहां पर कम है। अगर हमें इस जगह पे वाटर के मॉलिक्यूल भेजने हैं तो कौन सी प्रोसेस से जाएंगे? सेल के अंदर ही इस प्रोसेस से, अगर इस H2O को, पानी को यहां हमें भेजना हो, यहां कम है, लोअर कंसंट्रेशन में भेजना हो, तो कैसे भेजेंगे? तो आप पहली चीज नोटिस करो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हो, पहली बात, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ये बताओ, मॉलिक्यूल्स किसके हैं? वाटर के हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। क्या ये बताओ, यहां कोई मेम्ब्रेन जैसा शब्द आया? नहीं। और मैंने वहां क्या बोला था? डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन जैसा कोई शब्द नहीं आता डिफ्यूजन में। एक और बात, एनी मॉलिक्यूल लिखा था, नहीं तो हम लिखते वहां एक्सेप्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, मैंने कहीं लिखा? नहीं। कोई भी मॉलिक्यूल, फिर चाहे वाटर ही क्यों ना हो, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं आना चाहिए वहां। अगर मेम्ब्रेन पार कर गई तो ऑस्मोसिस। अभी यहां देखो, मेम्ब्रेन पार की क्या? नहीं। देखो, ये तो सर मेम्ब्रेन के अंदर ही थे पहले से ही, वाटर तो यहां से यहां भेजना है, किसी मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं भेजना। तो यानी ये किस प्रोसेस से जाएगा पानी? डिफ्यूजन की प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस से जाएगा? डिफ्यूजन प्रोसेस से। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, मार्कर चेंज कर देते हैं। तो एंडोसाइटोसिस, जब कोई भी चीज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाए, यहां पर भी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, लेकिन कैसे मॉलिक्यूल्स? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बिगर वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, बड़े मॉलिक्यूल, जैसे फूड का कोई मॉलिक्यूल। अच्छा, ये प्रोसेस किन में होती है? पहले तो ये समझ लो आप। अमीबा देखा है? अमीबा,
अमीबा में ये प्रोसेस होती है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब है सेल के अंदर कोई चीज आ रही हो, एंडो अंदर, ठीक है ना। और एग्जिट, एग्जिट सुना आपने, एग्जिट बाहर, निकास बना होता है। तो एक्सोसाइटोसिस मतलब है कोई भी चीज सेल के बाहर जा रही है। तो ऐसी प्रोसेस, ध्यान से सुनिए, ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल बड़े मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेती हो, जैसे फूड के किसी पार्टिकल को अंदर ले रही हो, फूड के किसी मॉलिक्यूल को अंदर ले रही हो, वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस नहीं करा सकते, वो छोटे मॉलिक्यूल के लिए बनी है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है ना, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट छोटे मॉलिक्यूल के लिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बड़े मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर बड़े मॉलिक्यूल है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो लोअर कंसंट्रेशन से चीज हाई कंसंट्रेशन में जाएगी। जैसे अमीबा इसका एग्जांपल अच्छा है। अमीबा जो है ना, क्या करता है, अपने स्यूडोपोड्स निकाल लेता है, आपने पढ़ा होगा। स्यूडोपोड्स को कहते हैं फाल्स फीड। जैसे मान लो यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ कोई फूड का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, फूड का कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, उसके आर पार ऐसे घेराबंदी कर लेगा, ऐसे करके, ऐसे धीरे धीरे करते करते एक घेराबंदी करता जाएगा और ऐसे अपने झूठे पैर निकालता रहेगा, ठीक है ना, फॉल्स फीड निकालता रहेगा। और एक समय पे इसको पूरा घेर लेगा, कवर कर लेगा अपने अंदर, और ये अमीबा अपने अंदर उस मटेरियल को ले लेगा, दिख रहा है, मटेरियल अंदर ले लेगा और उसको पचा लेगा, पचाने के बाद बाहर निकाल देगा। तो अच्छा, ये बताओ, इसने इस मटेरियल को अंदर ले लिया तो ये कहलाएगा एंडोसाइटोसिस। बड़ा मॉलिक्यूल था ना, फूड का मॉलिक्यूल था तो बड़ा था, तो ये कहलाएगा एंडोसाइटोसिस। और जब यही पच करके इसको, जब ये पच जाएगा अंदर अंदर मॉलिक्यूल पूरा, तब इसको यही एक समय पे क्या कर देगा, इसको ऐसे करके अपने अंदर से बाहर निकाल देगा। तो ये बाहर निकाल दिया, ये कहलाएगा एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है ये बात? तो अच्छा एग्जांपल है इसका अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, अमीबा इसका अच्छा एग्जांपल है। इतनी बात क्लियर हो रही है आपकी? तो बड़े मॉलिक्यूल्स हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, और ये अमीबा में होती है, ये मेन पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम एक अच्छा सा टर्म समझेंगे यहां पर। देखिए, एक टर्म आता है प्लाज्मोलाइसिस। कौन सा टर्म आता है? प्लाज्मोलाइसिस। कौन सा टर्म? प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन प्लाज्मोलाइसिस टर्म को समझने के लिए, प्लाज्मोलाइसिस टर्म को समझने के लिए, प्लाज्मोलाइसिस टर्म को समझने के लिए, मार्कर कम चल रहा है। प्लाज्मोलाइसिस टर्म को समझने के लिए पहले हमको कुछ पॉइंट समझने होंगे। क्या पॉइंट? तो देखो, पॉइंट क्या समझने होंगे? पहली चीज हमको ये समझनी होगी, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सुनो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। सॉल्यूट बोले तो एग्जांपल अच्छा सा देते हैं, अभी सब सॉल्यूट सॉल्वेंट और सब क्लियर हो जाएगा। ग्लास है, उसके अंदर पानी भरा है, इसमें हम बाहर से चीनी ऐड कर देते हैं, शुगर। तो जिसको आपने ऐड किया, जिसको, वो सॉल्यूट, जिसमें ऐड किया सॉल्वेंट, जो बना सॉल्यूशन। तो मैंने क्या बोला? जिसको ऐड कर रहे हो सॉल्यूट, जिसमें ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट, और जो बना वो सॉल्यूशन। चीनी को हमने पानी में ऐड किया तो चीनी का घोल बना, एक मीठा शरबत या घोल बना। तो चीनी को ऐड किया तो ये चीनी सॉल्यूट है, ये पानी सॉल्वेंट है जिसमें ऐड किया, और जो बनकर के तैयार हुआ, ठीक है ना, जो बनकर के तैयार हुआ वो है हमारा सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। इतनी सी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? तो सॉल्यूशन क्या होता है, इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, आप एक बढ़िया चीज समझाते हैं आपको। सॉल्यूशन तीन तरह के हमारे बुक में शामिल है। सॉल्यूशन भी तीन तरीके के हो सकते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीन तरीके के सॉल्यूशन हमारे बुक में कंसीडर किए गए हैं, ठीक है ना। ये हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या, आइसोटोनिक क्या, समझो हमारी बात। एक एग्जांपल देंगे, उससे आपको तीनों सॉल्यूशन की स्टेट समझ में आ जाएंगी। जैसे पानी ले लो और किशमिश ले लो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पानी ले लो और किशमिश ले लो। तो पानी तो हमारा सॉल्वेंट हो गया और किशमिश हमारी सॉल्यूट हो गई। तो याद रखिएगा, जब सॉल्यूट की मात्रा, ठीक है ना, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो सॉल्वेंट से, ऐसे में सॉल्यूशन कहलाता है हाइपरटोनिक। और जब सॉल्यूट की मात्रा कम हो सॉल्वेंट से, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल स्टेट में हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल स्टेट में हो, तो कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या बोला, सॉल्यूट कम, सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूट कम हो सॉल्वेंट ज्यादा हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों बराबर हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मेनली प्रॉब्लम इन दोनों में आते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज आते हैं, तो इसको पहले समझते हैं। तो हमारी बात समझिएगा, जैसे मैंने पानी ले लिया एक गिलास में, तो वो सॉल्वेंट है, और किशमिश ले ली। पानी मैंने इतनू सा लिया, इतू सा, और किशमिश मैंने इतनी सारी ले ली और पानी में डाल दी, ठीक है ना। मैंने क्या किया, पानी इतना सा लिया और किशमिश इतनी सारी ले ली और डाल दी, यानी पानी की मात्रा कम रखी, यानी सॉल्वेंट की मात्रा कम रखी, जिसमें मिला रहे हैं, जिसमें मिला रहे हैं भाई सॉल्वेंट होता है ना, तो जिसमें यानी पानी, तो पानी की मात्रा कम रखी। और सॉल्यूट की मात्रा देखो, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा बना जाता है ना, तो बस सॉल्यूट ज्यादा है तो हमने सॉल्यूट ज्यादा लिया, यानी किशमिश ज्यादा ले ली, और पानी कम ले लिया, डाल दिया और रात भर रख दिया। अगले दिन पता क्या होगा, अगले दिन जो हमें किशमिश मिलेंगी वो श्रिंक मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, श्रिंकेज मिलेंगी। श्रिंकेज बोले तो पिचकी हुई। कैसी मिलेंगी, पिचकी हुई मिलेंगी। क्यों सर, क्यों क्यों? अभी आपने इससे पहले पढ़ा है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस, पढ़िए। क्या पढ़ा था, कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, पढ़ा था ना। बस यही हुआ किशमिश के साथ, पानी था कम और किशमिश का जो अंदर का मटेरियल था, अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, वो किशमिश का किशमिश जो थी वो थी ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा था। तो सॉल्यूट जो हमने मिलाया जिस चीज के अंदर, सॉल्यूट को, किशमिश को, तो किशमिश के अंदर का मटेरियल बाहर निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। पानी कम था तो पानी अंदर नहीं गया, किशमिश के अंदर चीजें थी वो चीजें बाहर निकल गई, पानी में मिल गई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है, इसीलिए किशमिश क्या, पिचक गई, श्रिंक हो गई। क्यों पिचक गई, क्योंकि सॉल्वेंट कम था, सॉल्यूट ज्यादा था, तो किशमिश के अंदर की चीज बाहर निकल गई, क्योंकि चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है, तो बाहर पानी की मात्रा कम थी, तो उसको बढ़ाने के लिए वो अंदर से बाहर निकल गई, चीजें अंदर से बाहर निकल गई, किशमिश पिचक गई। क्लियर है बात। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब जैसे हमने किशमिश है, इस बार किशमिश को कैसा लेंगे, कम लेंगे, सॉल्वेंट को ज्यादा, पानी ज्यादा ले लिया, किशमिश 2-4 डाल दी। अगले दिन कैसे मिलेंगे आपको किशमिश, फूली हुई मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, फूली हुई, सोलन, फूली हुई। क्यों मिली फूली हुई, रीजन बता सकता है कोई, फूली हुई क्यों मिली? इस बार क्या हुआ, किशमिश की मात्रा कम थी, पानी की मात्रा ज्यादा थी, सॉल्वेंट ज्यादा था, तो पानी कहां जाएगा, पानी तो इस बार खूब सारा है, किशमिश 2-4 पड़ी हुई है, तो इस बार पानी जाएगा किशमिश के अंदर, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी नहीं था। तो हायर कंसंट्रेशन से चीज लोअर कंसंट्रेशन की ओर भागती है ना, तो वो किशमिश के अंदर चला गया पानी, और किशमिश कैसी हो गई, फूल गई। क्लियर है बात। तो यानी स्वॉलन, यानी फूल गई। क्यों फूली, क्योंकि सॉल्यूट कम था, सॉल्वेंट ज्यादा था, पानी ज्यादा था, तो पानी घुस गया किशमिश के अंदर, तो ये स्वॉलन यानी आपको फूली हुई दिखाई पड़ी। तो इसे कहते हैं हाइपोटोनिक। कैसे याद रखोगे, हाइपो, हिप्पो से याद रखो, हिप्पोपोटामस मोटा होता है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में चीजें फूल जाती हैं, हिप्पो जैसी बन जाती हैं। और हाइपर, हाइपर नहीं, हाइपर हो जाते हैं हम लोग, हाइपर हो जाते हैं, तो हाइपर के मारे हम लोग डर जाते हैं, हम लोग जब ज्यादा हाइपर होते हैं ना, ज्यादा हाइपर होने के बाद में फिर डर लगता है इस चीज का। अरे पहली बात तो हिप्पो, हिप्पो से हाइपो याद हो गया ना, ये फूली हुई, तो हाइपर ऑटोमेटिक याद हो जाना है, क्योंकि आइसोटोनिक में कुछ है ही नहीं। आइसोटोनिक में क्या है, जब सॉलिड सॉल्वेंट बराबर हो, यानी किशमिश और पानी दोनों इक्वल स्टेट में, तो कुछ अंदर बाहर होगा क्या, कुछ नहीं, दोनों इक्वल स्टेट में रहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग दूसरे भाषा में इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी दोनों इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्लियर है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे, कुछ कोई चेंजमेंट, नो चेंजेस, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो समझ में आया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समझ में आई बात। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो आपको सॉल्वेंट अच्छे समझ में आ गया होगा भाई। तो अब आपको टर्म याद आया, अब आपको टर्म याद आया ऑस्मोसिस का।
एक मूवमेंट किसी भी सॉल्वेंट का या वाटर मॉलिक्यूल का जब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। आपको सॉल्वेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्लाज्मोलाइसिस क्या बवाल है, समझिए। प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं? तो देखिए भाई, प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है भाई? तो देखो, जब किसी प्लांट की सेल को, ध्यान से सुनिएगा, मेन पॉइंट, ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हैं। जब हम किसी प्लांट की सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, देन वो प्लांट की सेल का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, और इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोला? जब कोई प्लांट की सेल हो ना, तो प्लांट सेल कैसी होती है? ऐसी होती है ना, देखो इस तरीके से। ये आपका न्यूक्लियस, ये आपकी सेल की वॉल, और ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन, ठीक। तो देखो, प्लांट सेल जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, हाइपरटोनिक बोले तो सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखोगे तो पता क्या होगा? इसका प्रोटोप्लाज्म जो होगा, अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म होगा, ये श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि अंदर की चीजें बाहर की ओर निकल जाएंगी। क्योंकि बाहर कैसा है, अंदर चीजें बाहर निकल, क्योंकि बाहर जो है सॉल्वेंट वो कम है। कैसा है? कम है। तो बाहर का जो भी मटेरियल है, सॉल्वेंट है, वो कैसा है? कम रहेगा, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा ना हमने। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जहां सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, सॉल्वेंट कम हो। तो ऐसे में क्या होगा? बाहर चीजें कम है और अंदर का मटेरियल ज्यादा है बाहर के अपेक्षा, तो अंदर की चीजें बाहर भाग जाएंगी। अंदर चीजें बाहर भागेंगी तो ये कैसा हो जाएगा? ये श्रिंक हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? श्रिंक, पिचक्की हो जाएगी, पिचक जाएगी ऐसे करके। तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई। और देखो, सेल वॉल अपनी ही जगह पर है, वो श्रिंक नहीं होगी, ये बात याद रखना। सेल वॉल श्रिंक क्यों नहीं हुई? सेल वॉल श्रिंक क्यों नहीं हुई? सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, वो श्रिंक होने का कोई मतलब नहीं। वो सेल वॉल से दूर भाग जाएगी। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ये देखो, पहले पास में थी ऐसे करके, अगर पास में थी, और फिर बाद में क्या हुआ? अंदर का मटेरियल बाहर निकल गया, तो ये श्रिंक हो गई, पिचक गई अंदर। तो मैंने क्या बोला? जब कोई प्लांट की सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए और उसका प्रोटोप्लाज्म याद है ना? प्रोटोप्लाज्म याद है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म, शायद पार्ट 1 में मैंने बताया था, ठीक है ना? तो जब अंदर का प्रोटोप्लाज्म, जितना भी लिक्विड मटेरियल है, वो श्रिंक हो जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से, इसी प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ऐसी सेल कहलाती है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। देख रहा है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल, क्लियर है? ऐसी सेल कहलाएगी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। चलिए भाई, प्लाज्मोलाइसिस भी क्लियर हो गया। अब हम अपने बड़े ही एक शानदार टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। वीडियो कितनी? हाँ, वीडियो तो लंबी जा रही है, कोई नहीं, एक लास्ट पॉइंट अपना और पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। भाई, जब सेल के सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पढ़ ही लिए हैं, तो ये लास्ट बचा है न्यूक्लियस, उसको भी क्यों ना पढ़ ही लिया जाए। तो ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। क्या मैंने बोला? ये सेल है और ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस को हमें समझना है, कैसा होता है, क्या होता है। तो समझो, पहली बात, इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ द सेल भी कई लोग बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का दिमाग, क्योंकि ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, सारा नियंत्रण इसी के पास है। यानी अगर सेल हवाई जहाज है तो ये पायलट है, यही चला रहा है पूरी सेल को, नियंत्रण करने का काम है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर है ये बात? या ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, इसके अंदर क्या होता है, अगर ये समझना है तो इसके लिए हमें न्यूक्लियस को अलग बनाना पड़ेगा। तो हम न्यूक्लियस को देखो अलग बना देते हैं यहां पर आपके लिए। तो देखो, न्यूक्लियस की आप संरचना देखोगे तो इस तरीके से आपको न्यूक्लियस दिखेगा। ये मैंने क्या किया, तो न्यूक्लियस जो है अभी तो मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन जब इसे क्लोज से देखोगे, जब अलग से डायग्राम इसका निकालना आप नेट एड पे, तो आपको दिखेगा कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। देखो,
ये दो मेम्ब्रेन है ना, देखो एक ये मेम्ब्रेन एक ये मेम्ब्रेन, तो ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता, कवर्ड होता है। कितनी मेम्ब्रेन से? डबल मेम्ब्रेन से। और इस डबल मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। साइंस की भाषा में क्या कह देते हैं इस डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर को? इस डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर को एक नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप लिफाफा होता है, एनवलप लिफाफे जैसा कवर्ड है ना, लिफाफा ऐसे बंद हो जाता है, तो वैसे ही दो एनवलप जैसे हैं। क्लियर है बात? इसके साइड साइड में देखो हमने कुछ जगह छोड़ी बीच बीच में, ये इन्हें हम लोग कहते हैं पोर्स। क्या कहते हैं? पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। भाई न्यूक्लियस पे हैं तो न्यूक्लियर पोर्स। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल भरा होगा, जैसे ये सेल के अंदर भरा होता है ना जेली लाइक मटेरियल, क्या कहते हैं उसको? साइटोप्लाज्म। याद आया? और न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हो वो वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर जो भरा वो क्या कहलाएगा? इसके अंदर जो भरा वो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक और बात, एक और बात, इसके अंदर धागे नुमा आकृति होती है, एक धागे नुमा संरचना होती है, संरचना, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या कहते हैं भाई? क्रोमेटिन मटेरियल। तो चलो इसको इरेज करते हैं और पहले समझते हैं न्यूक्लियस के पूरे डिटेल्ड स्ट्रक्चर को, ठीक है ना? तो एक बार फिर से बना देते हैं, इसको अच्छे से समझ में आएगा मैंने क्या आपको बताया अभी तक। तो एक बार न्यूक्लियस को दोबारा से समझ लेते हैं। ये बड़ा सा मैंने न्यूक्लियस बना दिया, बीच बीच में जगह छोड़ देते हैं और इसके डबल पोर्स डबल मेम्ब्रेन बना देते हैं। डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, याद रखिएगा। इसके बीच बीच में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसको कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, याद रखिएगा। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? याद है ना? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल भरा है, जेली लाइक मटेरियल भरा है, उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इतनी बात क्लियर है? इसके अंदर धागेनुमा आकृतियां होती हैं, धागेनुमा आकृतियां होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इस धागेनुमा आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। इतनी बात क्लियर है? क्रोमेटिन मटेरियल। और अंदर कुछ गोले गोले सी आकृतियां भी होती हैं, एक या एक से अधिक आपको मिल सकते हैं। आपको एक भी मिल सकता है और एक से अधिक भी मिल सकता है, ये आकृति। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। 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 फिलहाल में इन सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? पहले इस स्ट्रक्चर को दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ये न्यूक्लियस बना है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। बीच बीच में छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और बीच में धागेनुमा आकृति होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। और जो लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर गोले नाम, ये गोले गेंदे जैसी कुछ गोले गोले टाइप से होते हैं आकृतियां, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। इतनी बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस। इससे ज्यादा स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाता, ना आता है। अच्छा, न्यूक्लियस का काम क्या है? तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवलप है ना शामिल, न्यूक्लियर एनवलप, इसी तो न्यूक्लियस ढका हुआ है ना। तो इसका काम क्या है भाई? कोई भी मटेरियल है, जो सेल है, ये न्यूक्लियस है, जब सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, इन दोनों के अंदर चीजों का आदान प्रदान करने का काम न्यूक्लियर एनवलप का होता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? किसका है? न्यूक्लियर एनवलप का है। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? तो ये समझो, क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्लाज्म क्लियर है आपको, जो भी तरल टाइप से है ना, लिक्विड जो मटेरियल है, बस वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर क्या है? वो छेद जिनके द्वारा कोई चीज अंदर या बाहर जाएगी। न्यूक्लियर एनवलप सहायता करते हैं कोई भी चीज से बाहर, कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कोई भी ऐसा टॉक्सिक मटेरियल है, उससे बचाने में, प्लस कोई भी चीज को आदान अंदर बाहर कराने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सहायता करते, मदद करते हैं, क्योंकि इन्हीं पे तो पोर्स है। क्लियर है? अच्छा, अब बचा क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस। इनको समझो। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? ये धागेनुमा आकृति होती है। ये जब सेल डिवाइड कर रही होती है, यानी सेल डिवीजन के टाइम पर, ये अपना एक रूप ले लेती है, ऐसे करके, ऐसे कर एक रूप ले लेती है, ठीक है ना? यहां बना देते हैं, ये एक रूप ले लेती है ऐसे करके, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम।
हिंदी में गुणसूत्र। तो एक क्रोमोसोम बना लेती है, कब? जब सेल डिवाइड होने को, जब सेल डिवीजन होने को, तब ये क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम बन जाते हैं, कंडेंस्ड रूप है। अच्छा, ये क्रोमोसोम बना किससे? ये बना तो इससे ही है ना, धागे नुमा आकृति से। ये पहले फैला हुआ था, जब सेल डिवाइड होने को आई, जब सेल डिवाइड होने को आई, तब ये बन गया क्या? तब ये बन गया कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम। क्लियर है? अच्छा, ये क्रोमेटिक मटेरियल के कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम बना है डीएनए से। भाई बना तो इससे ही है, लेकिन इसके अंदर शामिल क्या है? सर डीएनए शामिल है। क्या शामिल है? डीएनए। डीएनए किसे कहते हैं? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही होता है डीएनए का फुल फॉर्म। काम क्या है डीएनए का? डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इस तरीके से ऐसे दिखता है, ठीक है ना, इस तरीके से दिखता है। तो ये है डीएनए। डीएनए का ये जो पार्ट है ना, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट सब पार्ट्स कहलाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। इन जीन के पास में अपनी इंफॉर्मेशन होती है हर कैरेक्टर की, यानी हमारी कितनी आंखें होंगी, कैसे होंगे हम दिखने में, हमारे हाथ पैर कितने लंबे होंगे, बराबर होंगे नहीं होंगे, सारी दुनियादारी, सारे गुण अपने अंदर जितने भी हैं, स्किन का कलर, हेयर का कलर, जितनी दुनियादारी चीजें हैं, सब जीन के पास में। किसके पास है? जीन के पास में। ये कोडेड है जीन के पास में। और ये है किसके अंदर? जीन। ये है डीएनए के अंदर। तो डीएनए का एक सेगमेंट कहलाता है जीन। तो डीएनए क्या है? जीन से मिलकर के डीएनए बना है। तो डीएनए वो चीज है, डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जो एक पेरेंट से अपने बच्चे में यानी ऑफस्प्रिंग में जाएगा और उसके जैसे कैरेक्टर्स उसको देगा। क्लियर है बात? ये डीएनए है। और डीएनए है किसमें? क्रोमोसोम में। है किसमें? क्या डीएनए से मिलके ही बना है? क्या क्रोमोसोम? या यूं आप कह सकते हो। और हाँ, एक और बात, डीएनए और क्रोमोसोम एक और चीज से मिलकर बना है, एक प्रोटीन से, जिसका नाम होता है क्या? हिस्टोन्स। क्या नाम होता है? हिस्टोन्स। हिस्टोन्स नाम का प्रोटीन होता है। तो आप ऐसे कह लो, अभी हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। आप ऐसे कह लो इस तरीके से कि ये क्रोमोसोम है। इस मार्कर भी नहीं वर्क कर रहे हैं। ये क्रोमोसोम है। अगर आप क्रोमोसोम को खींचोगे तो इस तरीके से निकल कर आएगा। ये क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल को और आप खींचोगे, क्रोमेटिन मटेरियल को भी आप और खींचोगे, ठीक ना, और खींचोगे तो ये क्या निकल के आएगा? तो इस तरीके से निकल कर आएगा। ये हमारा डीएनए है। क्या है हमारा? डीएनए। और डीएनए में क्या शामिल है? जीन शामिल है। और डीएनए बना किससे है? तो डीएनए बना है किससे? हिस्टोन्स नाम के प्रोटीन से। किससे बना है? हिस्टोन्स नाम के प्रोटीन से। तो यानी ये हिस्टोन, डीएनए, क्रोमेटिन मटेरियल का एक कंडेंस्ड फॉर्म ही तो है क्या? क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। ये दुनियादारी सब चीजें हैं किसमें? क्रोमोसोम के अंदर। तो यानी क्रोमोसोम का ही काम होता है कि आगे जाकर के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएं और एक उनको गुण दें। उनको जितने भी चीजें हैं ना जो पेरेंट्स में शामिल हैं, वो सब उनको गुण दें, ट्रेट्स दें, उनको सब कैरेक्टर्स दें। क्लियर है? तो ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसीलिए न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है। सारी चीजों को कंट्रोल करने का मेन काम उसी के पास में, ठेका उसी के पास में, क्योंकि मेन चीजें उसी के पास में, जेनेटिक मटेरियल तो उसी के पास है। इसलिए समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो डीएनए के पास, सॉरी, न्यूक्लियस के पास में डीएनए है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक। अच्छा, और क्या बच गया? न्यूक्लियर एनवेलप समझा दिया, न्यूक्लियर पोर समझा दिया था, और क्रोमेटिन मटेरियल समझा दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज थी, न्यूक्लियोलस। आपको बताया था गोले गोले से आकृतियां होती है, इसको लोग कहते हैं क्या? न्यूक्लियोलस। ये क्या होता है? सिंपल सी बात समझ लो। अभी हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या काम होता है? प्रोटीन को बनाना। यानी प्रोटीन की फैक्ट्री बोली जाती है किसको? राइबोसोम को। और राइबोसोम को बनाने वाला भी एक होता है। जैसे नहीं कहते हैं कि बाप और फिर दादा, तो वैसे ही। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो यानी प्रोटीन को बनाने वाला राइबोसोम, और राइबोसोम को बनाने वाला होता है न्यूक्लियोलस। कौन होता है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स को बनाना। एक बार हम अच्छे से दोबारा से लास्ट टाइम न्यूक्लियस को एक बार लिख देते हैं, जिससे हमें चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, अंदर धागे नुमा आकृति होती है और गोले से होते हैं। सारे आकार सब चीजों को समझते हैं, और यहां जेरी लाइक मटेरियल भरा होता है पूरे में, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्लियर है ना? न्यूक्लियोप्लाज्म जो द्रव्य केंद्रक के अंदर भरा है, उसे केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। ठीक।
ये पोर्स हैं जिनसे कुछ चीजें अंदर बाहर जाएंगी। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो भी चीजें ट्रांसफर होनी होंगी वो इससे होंगी। और ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अंदर होते हैं धागेनुमा आकृति, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। शॉर्ट फॉर्म में नहीं, फुल में लिख देते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। ये आगे चल के यही बनाती है क्या, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या है हमने बता दिया। क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना है और प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन्स, उससे मिलकर बना है। अंदर है न्यूक्लियोलस, गोले गोले से है ना, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसका काम क्या है, हमने अभी आपको बताया जैसे राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को बनाना। तो राइबोसोम को बनाना किसका काम है, न्यूक्लियोलस का। इधर यहां जाते हैं, न्यूक्लियोलस का काम क्या है, राइबोसोम को बनाना। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है, राइबोसोम को बनाना, राइबोसोम बनाना। तो राइबोसोम बनाना किसका काम है, न्यूक्लियोलस का। और प्रोटीन बनाना किसका काम है, राइबोसोम का। तो ऐसे कह सकते हो न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, प्रोटीन। प्रोटीन को बनाते हैं राइबोसोम, राइबोसोम को बनाते हैं न्यूक्लियोलस। ये संख्या में एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए और ये लॉन्ग वीडियो थोड़ा हो गई होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन टॉपिक सारे मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है ना। आप वापस से अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से, हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप स्टार्टिंग से हमारे पार्ट्स देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 देन पार्ट 3 पर आए। बीच से अगर देखेंगे तो आपको भी समस्या होगी और मुझे भी। तो अभी हम चलते हैं और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिलहाल में हम कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, सेल के अगले टॉपिक को लेकर के। और शायद ये सेल का लास्ट पार्ट होने वाला है कल, पार्ट 4 में हम पूरी सेल को कवर कर देंगे, ठीक है ना। या हो सकता है अगर कवर नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश तो हम पार्ट 5 तक जाएंगे। पार्ट 5 से ऊपर सेल का कोई पार्ट नहीं आने वाला और उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर एक और लास्ट पार्ट में लाऊंगा जिसमें सारा चैप्टर 1 शॉट में मैं कवर करूंगा, शॉर्ट में, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर मैं शॉर्ट में चीजों को बस पूछूंगा, बताऊंगा डायरेक्टली, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद में अगले टॉपिक पे आऊंगा क्लास 9 के, या कोई नई चीज आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।